So, Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. Near about 11 topic that we are going to discuss one by one. The first topic that we will be discussing plastic treaty draft overlooks key issues. So already we have discussed कि प्लास्टिक पे ट्रीटी जा रहा है कि हाउ वी कैन बैन द प्लास्टिक एट द ग्लोबल लेवल. कहाँ पे चल रहा है? द समिट बाकू, वहाँ पे तो वो चल रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए. साउथ कोरिया बुशान, यही था ना? साउथ कोरियन पोजिशन काफ़ी दिन से न्यूज़ में, अभी चलेगा 2-3 दिन और रहेगा न्यूज़ में. तो मेन इंडिया का ये क्या डिमांड है? इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज में था, क्या क्लाइमेट चेंज के लिए था? ग्रीन हाउस गैसेस के लिए. हमें फंडिंग चाहिए था, टेक्नोलॉजी चाहिए था, और हम चेंज अपने अनुसार करना चाहते हैं. वो हम पे कोई इम्पोज ना करे कि आपको ये चेंज करना है. मेन डिस्कशन ये चल रहा है कि जो ग्लोबल लेवल पे चाहते हैं कुछ केमिकल्स भी बैन कर दें जिससे प्लास्टिक बनता है. प्लास्टिक के लिए कुछ केमिकल्स यूज होते हैं, उस केमिकल पे भी बैन करते हैं. इंडिया वो ये कह रहा है कि वो केमिकल्स कहीं और भी यूज होते हैं. आप अगर बैन करेंगे, मैक्सिमम हम इंपोर्ट करते हैं, डिपेंडेंसी हमारी दूसरे पे है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी. इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ऑलरेडी हम डेवलप्ड कंट्री से कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं. जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं कहीं ना कहीं वी हैव टू कम्पीट विद द यूरोपियंस, चाइनीज एंड द ये नॉर्थ अमेरिकन्स हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है. डेवलप्ड वर्ल्ड के पास टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, तो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो चीप रेट पे होता है. आर यू गेटिंग ना? ये हमेशा से दिक्कत रहा है. जैसे कॉलोनियल पीरियड में क्या था, ब्रिटेन क्या किया, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंडिया का पूरा इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दिया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ से बना बनाया लाए. द सेम इज ऑलवेज, हर एरा में ये होता है. जहाँ पे भी डेवलप्ड कंट्री होगा और डेवलपिंग कंट्री अगर वहाँ पे एंट्री करेगा, तो डेवलप्ड कंट्री के पास क्या होती है? टेक्नोलॉजी एडवांस होती है. एंड अगर टेक्नोलॉजी एडवांस है तो प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई होगा. आप मेडिएवल में पढ़ेंगे, अकबर के टाइम पे इंडिया वाज ए सुपर पावर, तो इंडिया भी डिस्ट्रॉय कर देता था, कहीं पे भी जाता था जिस भी एरिया में. तो हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था उस समय, कारखाने अकबर ने डेवलप कराए थे. उस समय जो भी प्रोड्यूस होता था, अभी तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मशीन नहीं आता, फिर भी वो एक तरीके से मैकेनिज्म डेवलप किए थे कि लार्ज स्केल पे थोड़ा सा प्रोडक्शन करें. उस समय इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग था एट द टाइम ऑफ द अकबर. ओके, हर एरा में ये रहा है कि डेवलप्ड कंट्री क्या चाहती है कि एंट्री चाहती है मार्केट में ऑन द सेम टैरिफ रेट, और टैरिफ रेट अगर सेम होगा तो हमारे जो होंगे सस्टेन नहीं करेंगे. इसीलिए डेवलपिंग कंट्री हमेशा हाई टैरिफ रेट लगाता है इंपोर्ट के लिए. तो अपने हम इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं. तो यही पे यहाँ पे मेन डिस्कशन चल रहा है. ओके, देन वी विल सी दैट द यूपी स्पीकर्स एडमिनिस्टर ओथ टू द न्यूली इलेक्टेड बीजेपी एंड द और भी एमएलए जो अभी बाई इलेक्शन हुए थे ना. बाई इलेक्शन क्या होता है? स्नैपशॉट, स्नैप इलेक्शन. जैसे एक जनरल इलेक्शन होता है जहाँ पे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरे असेंबली के सीट के लिए होता है, जैसे पार्लियामेंट का हुआ था. लेकिन बीच बीच में ये होता है कि मानिए आपका 2022 में यूपी असेंबली का इलेक्शन हुआ था, 2024 में एमपी का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट के लिए हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए. अब 2022 में 403 लोग यूपी असेंबली के लिए इलेक्ट हुए थे. अब उनमें से किसी को लगा कि अब वो एमएलए है, अब वो एमपी बनना चाहते हैं. उसमें से 20 लोगों ने कंटेस्ट किया एमपी के लिए, ठीक है. अब वो 20 में से 6 जीत गए, वो एमएलए थे. अब वो सीट खाली होगा, स्टेट लेजिस्लेचर का 6 सीट खाली हो गया ना, तो उसको मिड टर्म इलेक्शन कराना पड़ेगा. उसी को बाई इलेक्शन कहते हैं, ठीक है. बाई इलेक्शन का जो ओथ टेकिंग होता है, कौन ओथ दिलाता है? एमएलए को. एमएलए को जो ओथ दिलाता है स्पीकर दिलाएगा यहाँ पे, ठीक है. एमएलए दिला रहा है, ठीक है. तो ये पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन एमएलए है, ये आपको जानना जरूरी है. ओके, और ये सब चीजें जो है इलेक्शन वाला प्रोसेस वो पॉलिटी का पार्ट है, तो उसको पॉलिटी में है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सिलिका माइनिंग पे बात हो रही है कि एनजीटी आस्क सीपीसीबी टू प्रिपेयर पैन इंडिया गाइडलाइन. तो हियर यू विल सी दैट द एनजीटी का नाम सुना है, हमेशा न्यूज में रहता है. एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको कहते हैं. कभी सुना है नाम? हाँ, एनजीटी हमेशा आप लोग सुनते होंगे कि इस पे बैन लगाया, इस पे इन्होंने पेनाल्टी लगाया. अभी ये बहुत फेमस था दिल्ली में, जो श्री श्री एक संत हैं, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे श्री श्री, अरे उनका ये है, दे आर वेरी फेमस, विपासना ये सब ये कराते हैं. कोई बहुत विपासना कौन कराता है? हाँ, श्री श्री रवि, वो है ना. तो उन्होंने अभी हेल्ड किया था यमुना के किनारे, तो काफी ज्यादा पोल्यूशन हुआ था, उन पे 5 करोड़ का इन्होंने फाइन लगाया था. तो बहुत ये न्यूज में थे. एनजीटी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है. जैसे कोर्ट होता है, कोर्ट प्योरली जुडिशियल बॉडी होता है, वहां पे मैक्सिमम जज होते हैं. लेकिन क्वासी जुडिशियल बॉडी में जज भी होंगे और साथ साथ एक्सपर्टाइज भी होंगे, जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे. कोर्ट में क्या होगा? जो लॉ पढ़ा होगा वो होगा. लेकिन अगर आपको इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है कि इससे कितना पोल्यूशन हुआ और इस पे कितना पेनल्टी लगाया जाएगा, तो उसको इन्वायरमेंट का भी एक्सपर्टाइज चाहिए, इन्वायरमेंटलिस्ट चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए.
तो एनजीटी जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। व्हाट इज मीन बाय द क्वासी जुडिशियल बॉडी? क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है कि जुडिशरी के ही जैसे है, लेकिन उसमें अलग से एक्सपर्टाइज ऐड होंगे। सेम एकदम 100% वो जुडिशरी से रिलेटेड नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है उनके पास सिविल कोर्ट का राइट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का राइट नहीं होगा। सिविल कोर्ट पेनल्टी लगा सकते हैं, बैन लगा सकते हैं, किसी को अलग से कुछ इम्पोज कर सकते हैं, कुछ अलग से जो भी पेनल्टी होगा, लेकिन दे विल नॉट गो फॉर द लॉन्ग टर्म पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, 10 साल का जेल का सजा। उसके लिए आपको प्रॉपर जुडिशरी को फॉलो करना होता है। व्हाट इज द सीपीसी? दिस इज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, दिस इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव। जो मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, उसके अंडर में ये काम करता है। ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है टू प्रिवेंट द पोल्यूशन एंड द सेफगार्ड द इन्वायरमेंट। ठीक है, दिस वाज ब्रॉट अंडर द वाटर एक्ट, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1974 में आया था। बाय दैट वी ब्रॉट दिस बॉडी। ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। दिस इज प्रोवाइड द गाइडलाइन। ये बताएगा कि आपको इस तरीके से इस चीज को ट्रीट करना है। अगर आप कंपनी है तो अगर आप कोई चीज डिस्चार्ज कर रहे हैं नदी में तो पहले ट्रीटमेंट करके करेंगे। अगर आपने ट्रीटमेंट करके नहीं करा, उसको आप पोल्यूटेड फॉर्म में ही कर दिया, तो कोई जाके केस करेगा। वो केस कहाँ पे करेगा? एनजीटी में करेगा। गाइडलाइन कौन देगा? इसका काम, ये जुडिशियल बॉडी नहीं है, दिस इज एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या काम होता है? पॉलिसी बनाना और पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। क्लियर है? ये 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। पहला क्या होता है? लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है कि सजा दिलाना। सजा, जो लॉ बनता है उस पर सजा कौन दिलाता है? जुडिशरी दिलाती है। लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। और इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन और लेजिस्लेचर ने जो बनाया है उसको पॉलिसी के रूप में बताएंगे कंपनीज को, आपको ये डिस्चार्ज करना, ये नहीं करना है। मेन चल रहा है कि सिलिका से, सिलिका के, अगर सिलिका का डस्ट आपके अंदर में जाता है तो सिलिकोसिस हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जहां पे भी सिलिका की माइनिंग होती है वो कंट्रोल मैनर में होता है कि कितना डस्ट निकल रहा है, कितना माइनिंग कराना है, कितने लोग लगेंगे, और जो माइनिंग कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से इक्विपमेंट दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो सीपीसीबी उस पर क्या कराएगा? केस ले जाएगा एनजीटी में, और एनजीटी फाइनल उस पर डिसीजन देगा। इसी पे है। ओके, तो इन्होंने कहा है कि सीपीसीबी से कि प्रिपेयर पैन इंडिया गाइडलाइन, कि सिलिका को लेके जिस तरीके से डेथ हो रही है, लंग से रिलेटेड रेस्पिरेटरी जितनी भी बीमारियां होती हैं सांस से रिलेटेड, वो सिलिकोसिस से होता है। खासकर जो लंग का वो ये टीबी का खासकर होता है। ओके, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट। यहां पे हम जो लिखते हैं दिस इज द मेंस का पार्ट है। एक चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, प्रीलिम्स एंड मेंस, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस दोनों का ओवरलैपिंग है, ये पता है। 7 टॉपिक प्रीलिम्स में होता है। द 7 टॉपिक्स को एक बार मैं लिख देता हूं, जब भी आप पढ़ें तो वो ध्यान में रहना चाहिए। पहला हो गया हिस्ट्री, दूसरा होगा ज्योग्राफी, ये प्रीलिम्स के पार्ट है। दे आर ओवरलैपिंग विद द जीएस पेपर 1 मेंस का जो है, ये मेंस का पार्ट है। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है दैट इज द पॉलिटी, चौथा इंटरनेशनल रिलेशन, ये दोनों पार्ट है जीएस पेपर 2 के। पांचवा है इकोनॉमी, और छठा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड 7th इज एनवायरनमेंट। ये तीनों पार्ट है जीएस पेपर 3 के। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3। टोटल मेंस में 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। जीएस के 4 पेपर होते हैं, एक एसए का पेपर होता है 5, एंड 2 पेपर होता है वो ऑप्शनल होता है। तो जो 3 जीएस के पेपर है, नियर अबाउट 80% ओवरलैपिंग विद द प्रीलिम्स। अब इसमें जो अलग से सिर्फ ऐड करना है, जीएस पेपर 1 का 80% ये है, 20% अलग से सोसाइटी पूछा जाता है इसमें, जो केवल मेंस का स्पेसिफिक है। अगर इन 2 टॉपिक के साथ सोसाइटी ऐड कर दूं तो जीएस पेपर 1 मेंस का कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही जीएस पेपर 2 में 80% ये है, 20% जो 20% आता है वो गवर्नेंस आता है, दैट इज द मेंस स्पेसिफिक। अगेन जीएस पेपर 3 में ये 70% होते हैं, 30% 2 पेपर अलग से पढ़ना होता है, दैट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ये जीएस पेपर 1, 2, 3 कंप्लीट है। जीएस पेपर 4 सेपरेट एथिक्स का है। वो एथिक्स आपको 2 पार्ट में पढ़ाया जाता है। एथिक्स पहला थ्योरी होता है कि ऑनेस्टी का क्या मतलब होता है, इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है, कंपेशन का क्या मतलब होता है, यू हैव टू
यू शुड हैव क्लियरिटी विद द एग्जाम्पल्स। अपना रियल लाइफ का भी होना चाहिए, खुद के भी लाइफ का, और किसी जैसे कोई प्रोमिनेंट पर्सन हो, गांधी जी हो, भगत सिंह हो, कोई भी हो, उसका आप एग्जाम्पल लेके वो सब आंसर देते हैं। तो एथिक्स का आधा पेपर कॉन्सेप्चुअल होता है और आधा पेपर केस स्टडी होता है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ डिपार्टमेंट के आप हेड हैं और वहाँ पे किसी आपको पता चला कि किसी स्कूल में या किसी मेडिकल कॉलेज में कोई ऐसा डॉक्टर है जिससे कि और लोग, वो दलित है और लोग इलाज नहीं कराना चाहते हैं, या आप किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर हैं, और वहाँ पे एक केस आया है कि वहाँ का मिड डे मील जो बनाता था वो दलित है और वहाँ के बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, आप कैसे क्या डिसीजन होगा। तो उस पर आपको 4-5 डिसीजन देते हैं और कौन सा आप इम्प्लीमेंट करते हैं आपको सपोर्ट करना होता है। दिस इज द पैटर्न ऑफ द एथिक्स, ठीक है। वो हम वन बाई वन जब हम मेंस का एरिया कवर करेंगे तो कवर करेंगे। अभी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम प्रीलिम्स डील करेंगे ओवरलैपिंग जो एरिया है साथ साथ डील करेंगे। प्रीलिम्स में आपको फैक्ट जानने होंगे, लेकिन जब मेंस का आंसर लिखेंगे तो यू हैव द एनालाइज, एनालिटिकली आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो एक साथ हम लोग पैरेलल लेके चलेंगे, क्लियरिटी हो रही। तो ये सातों टॉपिक आपके जुबान पे होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज देखे तो आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से है और जीएस का मेंस का कौन सा पार्ट है। वो मैं लिखते जाता हूँ, जब मैं करंट अफेयर डिस्कस करूंगा तो जीएस का पार्ट लिखता हूँ और उसका टॉपिक सामने लिख देता हूँ ताकि आपके भी दिमाग में पिक्चर चले। न्यूज़ देखते ही आपको कनेक्शन बनाना आना चाहिए कि इस टॉपिक का है, इस जीएस पेपर से है। आई विल शेयर द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। आपको पीडीएफ जो ग्रुप है उसमें शेयर करूंगा, आप लोग उसका पीडीएफ निकाल के कहीं पे भी आप चिपका लीजिएगा दीवार पे और हमेशा आपको देखते रहना है। सिलेबस अगर याद हो गया ना तो 20 से 30% आपने यू हैव द कमांड ऑन द ओवरऑल प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस द सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर द ट्री सेंसस। और दिल्ली में एक एक्ट है 1994 का और उसके थ्रू वहाँ पे है कि देयर शुड बी द अथॉरिटी ऑफिसर, वो ट्री में कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं उसको काउंट करे और कितने कट हो रहे हैं उसकी टोटल जो नंबरिंग है, टोटल उसका डेटा है वो कलेक्ट करता रहे। वो अभी नहीं मिसिंग है और दिल्ली में बहुत से ऐसे केस पाए गए हैं जहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ था एंड विदाउट द परमिशन उसको बहुत से लार्ज नंबर पे ट्रीज कट हुए हैं। तो उसी को लेके ये जजमेंट है। Then we will see that the गगन यात्री have finished initial training। तो हम गगन मिशन लेके आ रहे हैं और उसके जो एस्ट्रोनट्स हैं अभी से ट्रेनिंग दे रहे हैं। दो का ट्रेनिंग यूएस में चल रहा था तो उसको हम देखेंगे जस्ट फॉर द योर पीसीएस एंड योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस एरिया है, दैट इज द पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन वी विल सी दैट द रीस्टोर लोन फ्रॉम द नबार्ड। नबार्ड का कभी नाम सुना है? जैसे आरबीआई है, बैंकों को फाइनेंस करती है, नबार्ड भी सेम है, डायरेक्ट आपको फाइनेंस नहीं करेगा। आपको लोन लेना है तो आप नबार्ड में नहीं जाएंगे, आप किसी रूरल एरिया के बैंक में जाएंगे तो उसको रूरल रीजनल बैंक कहते हैं, ठीक है। रूरल एरिया में जैसे आप लोग देखते होंगे कि ग्रामीण बैंक होता है किसी गांव वाले एरिया में, तो वो ग्रामीण बैंक का जो सुपरविजन करता है, रेगुलेशन करता है, दैट इज डन बाय द नबार्ड। नबार्ड इज पैरेलल टू, एक तरीके से आरबीआई इसके ऊपर है लेकिन रीजनल रूरल एरिया में नबार्ड मैक्सिमम गवर्न करता है, ठीक है। दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी सेक्शन है और इकोनॉमी में बैंकिंग आता है, उसका पार्ट होगा। Then we will see that a liberal arts degree is worth much more than realized। जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जब से इंजीनियरिंग आ गया, जब से हम मशरूमिंग ऑफ द अदर प्रोफेशनल डिग्री हो गया, एमबीए हो गया, तब से हम जो आर्ट ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है उसको हम उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लोगों को अब यही मानना है कि ये पढ़ के कोई क्या करेगा, जॉब तो मिलने वाला नहीं है। जॉब लेना है तो या तो आप एमबीए कीजिए, आप इंजीनियरिंग कीजिए, या तो आप मेडिकल एरिया में कुछ डिग्री लीजिए। लेकिन यहाँ पे ये एनालिसिस किया गया है कि ह्यूमैनिटीज इज मच मोर इम्पोर्टेंट। जिस तरीके से जैसे आप जॉब तो ले लेते हैं आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ के, लेकिन डे टू डे लाइफ में जो हैंडलिंग होता है कि कैसे लाइफ को आपको संभालना है, कैसे इसको प्रॉपर तरीके से गाइड करके चलाना है, उसके लिए ह्यूमैनिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि जिसका को जॉब मिल जाता है उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, उसके बाद भी दे फाइट विद ईच अदर, आपस में हस्बैंड और वाइफ लड़ाई करते हैं, समाज में उनका
करप्शन का केसेज बहुत आते हैं। तो वही कहा, ह्यूमैनिटीज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड लिबरल डिग्री जो आर्ट का होता है दैट इज मच इंपॉर्टेंट। वहाँ पे आपका एक तरीके से एक आइडियल वे में कैसे लाइफ को जिए वो सिखाया जाता है। तो उसी पे डिस्कशन है, ये एस्से में बहुत काम आएगा। एस्से का आजकल जो क्वेश्चन आता है फिलोसफिकल आता है, तो यू शुड हैव द कमांड कि फिलोसफिकली लिखना है तो कैसे लिखें। जैसे नॉर्मल लोगों का ट्रेंड है कि अभी तो लिबरल आर्ट की जो डिग्री है दैट इज वेस्टेज है, कि जिसको एकदम कुछ नहीं मिल रहा है या पैसे नहीं है वो जाके बीए या एमए या जो भी ये इस टाइप का कर रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जब इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय सोसाइटी क्राइसिस में थी, और इस स्ट्रीम के थ्रू हमने थोड़ा सा सोसाइटी को मेन स्ट्रीम में लाया था। ठीक है, अभी फिर सोसाइटी काफी डिसरप्ट हो रही है, डेविएट हो रही है, तो अभी अगेन लिबरल आर्ट जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसका बहुत जरूरी है। ओके, देन वी विल सी दैट द इंडियन नीड्स शेयर कॉन्ट्रासेप्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो आप वुमेन्स की बात होती हैं या पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी का क्या मेन रीजन है? जो हमारा माइंडसेट है कि मेल है उनका डोमिनेशन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी को हर जगह पे इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि देयर मेल का डोमिनेशन ही रहेगा। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव में भी देखिएगा, जो मैक्सिमम वैसेक्टोमी होती है दैट इज डन बाय द फीमेल, मेल को नहीं कराते हैं। पहले स्टार्टिंग में जब अभी स्टार्टिंग हुआ था, जब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये समाज में आया था, तो मेल के लिए आया था, तो उस समय मेल का परसेंटेज ज़्यादा था। लेकिन जो जो फीमेल के लिए आने लगा कॉन्ट्रासेप्टिव, हमने इसको चेंज कर दिया फीमेल पे, और फीमेल पे इम्पोज करते हैं, और मेल का कॉन्ट्रासेप्टिव का जो इनटेक है दैट हैज बीन रिड्यूस टू लेस देन 1%। जो हमारी पॉलिसी है फैमिली पॉलिसी, उसमें हम हमारा जो एम है कि 30% कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज जो है वो मेल भी करें, जो 1% है। तो ये हम 60% से घटा के 1% लाए हैं, और इससे क्या है, वीमेंस पे जबरदस्ती का बर्डन डाल दिया जाता है। जैसा माना जाता है कि मैक्सिमम जो कॉन्ट्रासेप्टिव या जो भी वैकेस्टोमी है उसका टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वीमेन पे चला जाता है, और मेल का जो यूज है कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज मच सेफर एज कम्पेयर टू द वीमेन। जो मेल वाले में है उसमें तो सर्जरी का भी नीड नहीं होता है, फीमेल में सर्जरी का भी नीड होता है, और इसमें मिनिमम रिस्क होता है मेल वाले में। बट द सोसाइटी इस तरीके से है कि वो मेल डोमिनेशन है, तो इसका टोटल काम हमने किसको के ऊपर बर्डन डाल दिया है, ऑन द फीमेल। तो उसका एनालिसिस है, वी विल सी। ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है जीएस पेपर 1 में है, सोसाइटी का भी पार्ट है जीएस पेपर 1 में। Then we will see that the ONOS ये है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन B10। ओके, तो यहाँ पे है जैसे जो रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं हम लोग, तो फिर मानिए कोई हमने रिसर्च के बाद एक पेपर पब्लिश करते हैं, अपना थेसिस लिख के पब्लिश करते हैं, वो पब्लिशर होता है वो पब्लिश करता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिशर से तो हम पब्लिश करा लेते हैं। उसके बाद जो आम जनता होती है उसको रीच करने के लिए दे हैव टू पे द फी होता है। अब यहाँ पे डिस्कशन ये चल रहा है कि बहुत से रिसर्च पेपर गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट से आते हैं, मे बी इट कुड बी फ्रॉम द आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, इन सबों से भी बहुत रिसर्च पेपर आते हैं, जेएनयू से आता है। अब जेएनयू का क्या है, दे आर ऑल द पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन, लेकिन जो पब्लिशर होता है वो प्राइवेट होता है, और वो कॉमर्शियल तरीके से अब उनके पेपर को यूज करता है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो पब्लिकेशन हो गवर्नमेंट की एक बॉडी बनाई जाए, और वहाँ पे ये होगा कि फी कम किया जाएगा, क्योंकि पब्लिशर का फी हमेशा ज़्यादा होता है, और पब्लिशर जो होते हैं मिल के एक कार्टेल बना लेते हैं और फी हाइक करते जाते हैं, वो मनमानी करते हैं। 4 पब्लिशर मिल गए और आपको बुक चाहिए ही, आपको कुछ कंटेंट चाहिए, यू हैव टू टेक द एक्सेस। अब वो पूरे महीने का आपको वो पैकेज देते हैं, आपको नीड नहीं है पूरे पेपर की, आपको सिर्फ एक पेपर पे कुछ जानना है। मे बी यू आर एनीवन, आप एक टीचर हो सकते हैं या आप कोई डॉक्टर हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में, बट आपको एक्सेस चाहिए था एक पेपर के लिए, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन देंगे पूरे मंथ का, पूरे ईयर का, वो आपका फालतू का चार्ज करते हैं। जैसे आम जनता का भी है, जो स्टूडेंट मानिए पढ़ रहा है उसको भी तो एक्सेसिबिलिटी चाहिए होगी। तो यहाँ पे जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है वो कह रहा है कि एक बार एक गवर्नमेंट बॉडी बना दिया जाए, पब्लिशर जितने भी हैं, जितने भी रिसर्च पेपर है, पब्लिशर तो प्राइवेट जो कोई कर रहा है तो वहाँ पे पब्लिश कराना चाहे कर ले, लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पब्लिक फंड लगता है उसके लिए हम एक्सेसिबिलिटी है वो चीप बना दें और वो मैक्सिमम लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दें। तो उससे क्या होगा, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट होंगे। जब मेरे पास एक्सेसिबिलिटी होगा नॉलेज का तभी तो मैं उसके ऊपर कुछ रिसर्च करूँगा। ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम कोई रिसर्च करना है ग्रेविटी पे तो आप पूरा न्यूटन्स लॉ की पहले खोज करते हैं, जो अभी तक खोज हुआ है वहां तक जाते हैं, उसके एक कदम आप आगे जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं जब पेपर आपके पास एक्सेसिबल नहीं होंगे तो आगे कैसे जाएंगे, आप पूरा ढूंढने में ही टाइम बिता दें। तो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी डेवलप होगा इफ वी विल गो बाय द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। देन वी विल सी दैट द इस्कॉन वेलकम नो बैन रिमार्क्स। तो बांग्लादेश में अभी इस्कॉन एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, हिंदूज ग्रुप का, कृष्ण से रिलेटेड है। तो वहाँ पे है कि अभी काफ़ी इनके इस ग्रुप के खिलाफ एक प्रदर्शन चल रहा था, काफ़ी वायलेंस हो रहा था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आपको पता है ना, इस समय सिविल वार का कंडीशन है। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो भाग के इंडिया आई हैं, वहाँ पे काफ़ी एक तरीके से वायलेंस का कंडीशन है। तो उसमें जो इस्कॉन ग्रुप है उस पर बैन की डिमांड चल रही थी। तो गवर्नमेंट जो वहाँ पे केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया है। Next, we will see that the question on the place of worship act pending in the Supreme Court for the last 4 years. तो प्लेसेज ऑफ द वर्शिप एक्ट 1951 में 91 में लाया गया था। जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था तो बाबरी मस्जिद में क्या था, एक लैंड था और वो रिलीजियस प्लेस था, उसको लेकर डिस्प्यूट था। अब बाबरी मस्जिद के टाइम पे इतना ज़्यादा चीज़ें स्केलेट हो गई कि ऐसा लगा कि हर एक मंदिर और हर एक मस्जिद गुरुद्वारा के लिए लड़ाई नहीं स्टार्ट हो। उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये बोला कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए, अगर कोई भी रिलीजियस प्लेस है उसका जो रिलीजियस आइडेंटिटी होगा उस दिन वही फाइनल माना जाएगा। अगर डिस्प्यूट कोई बाद में आके करता है कि 1947 के पहले मंदिर नहीं मस्जिद था और मस्जिद नहीं मंदिर था, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो हर मस्जिद के नीचे या तो मंदिर रहा होगा, हर मंदिर को तोड़ के देखा जाए तो उसके नीचे स्तूप निकलेगा, उसके पहले जो होंगे उनका निकलेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो निकलेगा। और हर चीज़ को आप तोड़ के नया तो बना नहीं सकते, क्योंकि अभी तो आप प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं ना। प्रेजेंट टाइम में जीने के लिए आप पुरानी दुश्मनी थोड़ी उखाड़ के लड़ना स्टार्ट करेंगे, सोसाइटी नहीं फंक्शनल होगा। तो 1991 की गवर्नमेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया और उसमें सिर्फ बाबरी मस्जिद का जो केस था राम जन्मभूमि वाला, उसको सिर्फ एक्सेप्शन दे दिया कि इसका केस हम अलग से देख लेंगे, लेकिन इसके सिवा कोई भी केस हम नहीं देखेंगे। क्लियर हो रहा है ये, ताकि लड़ाइयाँ कम हो जाए, क्योंकि समाज चलाना है ना, एक हारमोनी में नहीं समाज रहेगा तो कैसे चलाएंगे। लेकिन दिक्कत अब ये आ गया है कि 2000 जब बाबरी मस्जिद का दोबारा ये केस चल रहा था, जब डीवाई चंद्रचूड़ थे राम मंदिर बनने के पहले, जब फाइनल वर्डिक्ट आया, डीवाई चंद्रचूड़ ने एक स्टेटमेंट दिया कि ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हम नेचर नहीं चेंज कर सकते, किसी जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन इस पे तो कंफ्यूजन हो सकता है ना कि ओरिजिनल जो रिलीजियस नेचर ऑफ दैट प्लेस है उसका क्या है। जैसे अभी बनारस में ज्ञान व्यापी में क्या चल रहा है, वहां पे ये कह रहे हैं कि मस्जिद है, मस्जिद के नीचे तहखाना है, वहां पूजा भी होता है। तो वो तो एक कह रहे हैं कि ये हिंदूज का है, हिंदूज का रिलीजियस नेचर है, और जो मुस्लिम है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो नमाज होता था, तो ये इस्लामिक नेचर है। तो यहाँ पे अब ये हो रहा है कि जो डीवाई चंद्रचूड़ जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अभी रिटायर्ड हुए हैं, उनका जो स्टेटमेंट था उसके कारण चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। कई जगहों पे जैसे मथुरा में अब डिमांड आने लगा है। अभी हम संभल में 5 दिन पहले दंगे हुए थे, 5 लोगों की जान गई थी, संभल दैट इज इन द यूपी, उसको लेके बार बार ये हो रहा है। और इसी पे है कि ये प्लेस ऑफ जो वर्शिप का एक्ट है, वहाँ पे जब जो रिलीजियस नेचर है आप वो कैसे टेस्ट करेंगे, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में केस है कि आप इसको फाइनल कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक उस पर जजमेंट नहीं दिया है। तो वही है कि अगर वो जजमेंट दे दे तो थोड़ी और क्लियरिटी। तो जीएस पेपर 1 में एक एरिया कम्युनलिज्म प्रॉपर तरीके से लिखा है, तो वहाँ पे यू विल, उसके अंडर में ये पार्ट आता है। माइनॉरिटी राइट्स भी है जीएस पेपर 2 में, पॉलिटी में आर्टिकल 29 और 30 के अंडर में, तो उसमें भी ये हम कवर कर सकते हैं।